महाराज, लगता है आज हमें कोई भी शिकार नहीं मिल पाएगा। आज हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। हाँ मंत्री जी, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। क्या इस जंगल में कहीं जल नहीं मिलेगा? महाराज, इस जंगल के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इसी जंगल के आसपास ही एक रहस्यमय तालाब है जो कभी कभी ही दिखाई देता है। यदि ऐसी बात है मंत्री जी, तो हमें जरूर उस तालाब को ढूंढना चाहिए। राजा वीर सिंह और मंत्री उस तालाब की खोज करने लगते हैं। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी समय गुजर जाता है। महाराज, हमें घूमते घूमते तो कितना समय गुजर चुका है, लेकिन तालाब का तो कोई भी पता नहीं है। हमें वापस लौट चलना चाहिए। मंत्री जी, आप इतनी जल्दी ही हार मत मानिए। हमें कुछ देर और ढूंढना चाहिए। राजा इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। एकदम से मौसम बदल जाता है। महाराज, ये अचानक से मौसम में कैसा बदलाव हो गया? लगता है कोई भयानक तूफान आने वाला है। हाँ हाँ मंत्री जी, तुम एकदम उचित कह रहे हो। लगता तो ऐसा ही है। चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। इतना बोलकर राजा तथा वह मंत्री वहां से महल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर ही जोर जोर से बारिश होने लगती है। राजा उस बरसात में ही भीगता हुआ अपने महल की ओर लौट जाता है। अजी, अब और कितना सोएंगे आप? चलो अब उठ भी जाओ। क्या आज आप मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे? आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन आज मैंने अपने सपने में देखा कि दक्षिण दिशा में जो जंगल है, उस जंगल को पार करने के बाद पहाड़ी के बीच एक रहस्यमय तालाब है जहाँ की मछलियाँ बड़ी ही विचित्र है। अरे, कहीं आपका सपना सच तो नहीं है? आप एक बार उस जंगल के उस पार देख ही आइए। हो सकता है वास्तव में वहाँ पर कोई तालाब हो जहाँ पर वह अद्भुत मछलियाँ रहती हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं वहाँ पर अवश्य जाऊँगा। इतना बोलकर मछुआरा अपना मछली पकड़ने का जाल उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। वह चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है। हे भगवान, मैं इस जंगल में तो काफी अंदर तक आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ विचित्र जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। मछुआरा यह सारी बातें सोचते सोचते जंगल को पार कर पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ती है। अरे वाह वाह वाह, मुझे लगता है यही वो सरोवर है जिसकी मुझे तलाश है। चलो जल्दी से तालाब के निकट चलता हूँ। इतना सोचकर वो मछुआरा जल्दी ही तालाब के पास जाता है। बड़ा ही विचित्र तालाब है। इस तालाब में तो लगता है एक भी मछली नहीं है। इसका पानी तो कितना शांत है। वैसे मैं एक बार अपना जाल इस तालाब में फेंक कर ही देख लेता हूँ। क्या पता कोई मछली मेरे हाथ लग ही जाए। मछुआरा जल्दी ही अपने जाल को तालाब में फेंकता है।
मुझे लगता है मेरे जाल में जरूर मछली फंसी हुई है। चलो जल्दी से अपने जाल को बाहर खींच कर देखता हूँ। ये सोचकर मछुआरा तुरंत ही अपने जाल को बाहर खींच लेता है तो देखता है उस जाल में 4 विचित्र प्रकार की मछलियां फंसी हुई हैं, जिनका रंग एक दूसरे से भिन्न है। अरे ये कैसी मछलियाँ हैं? इनका रंग तो एकदम भिन्न है। मुझे लगता है जरूर ये कोई कीमती मछलियाँ हैं। चलो जल्दी से मैं इन्हें अपने घर ले चलता हूँ। मछुआरा अपने जाल को मछलियों सहित अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से घर की ओर चल देता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं कितनी विचित्र मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। हाँ हाँ अभी आती हूँ, जरा रुकिए आप। अरे वाह, सचमुच यह मछलियाँ तो कितनी कीमती लग रही हैं। लेकिन भाग्यवान, इन मछलियों को खरीदेगा कौन? अजी, आप इन मछलियों को हमारे राज्य के महाराज को दे आइए, क्योंकि इन कीमती मछलियों को सिर्फ वही खरीद सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है भाग्यवान, तो फिर मैं इन मछलियों को राजा को ही दे आता हूँ। मछुआरा मछलियों को एक टोकरी में रखकर राज दरबार की ओर चल देता है। आखिर कैसी मछलियाँ लेकर आए हो मछुआरे, जिनकी कीमत कोई नहीं दे सकता? दिखाओ मुझे वो मछलियाँ। जी महाराज, जरूर दिखाऊंगा। मछुआरा उन मछलियों की टोकरी को राजा के सामने रख देता है। वाकई मछुआरे, ये तो अद्भुत है। इतनी कीमती मछलियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? महाराज, मैं ये अद्भुत मछलियाँ उस रहस्यमय तालाब से पकड़ कर लाया हूँ। लेकिन मछुआरे, वो रहस्यमय तालाब तुम्हें कहाँ पर मिला? फिर मछुआरा सारी कहानी राजा को सुनाता है। अच्छा, ठीक है मछुआरे, तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारी इन मछलियों की कीमत क्या है? महाराज, आप मुझे इन मछलियों की 20 मोहरें दे दीजिए। ठीक है मंत्री जी, मछुआरे को 20 मोहरें दे दी जाए और मछलियों को रसोइया को देकर पकाने को कहो। राजा की यह बात सुनकर मंत्री उस मछुआरे को 20 मोहरें दे देता है और उन मछलियों की टोकरी को उठाकर रसोइये को दे देता है। जाओ रसोइये, तुम जल्दी से इन मछलियों को पका कर ले आओ। इतना सुनकर रसोइया मछलियाँ पकाने के लिए रसोई के अंदर चला जाता है। चलो अब मैं जल्दी से इन सारी मछलियों का सिर काट कर इन्हें पकाता हूँ। रसोइया जैसे ही चाकू से उस मछली का सिर काटने के लिए छुरी को आगे बढ़ाता है, तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश में से एक बुढ़िया बाहर आती है। अरे मछलियों, क्या तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा स्मरण नहीं है? तुम्हें कटना नहीं है। हाँ बूढ़ी, हमें अपनी प्रतिज्ञा याद है। हमें कोई काट नहीं सकता। हमें कोई बात नहीं सकता। इतना कहते ही वह सारी मछलियाँ तथा वह बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये कैसा दृश्य था? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? अरे नहीं, यह कोई सपना नहीं था। मुझे जल्दी से चलकर ये खबर राजा को सुनाना होगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो रसोइये? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मृत मछलियाँ अचानक से जीवित होकर बोलने कैसे लगी? महाराज, ये तो मैं भी नहीं जानता। वह सारी मछलियाँ बोलने कैसे लगी? महाराज, मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। मंत्री जी, यदि कोई रहस्य है तो मैं जरूर उस रहस्य को ढूंढ निकालूंगा। चलो मेरे साथ उस रहस्यमय तालाब के पास। राजा तथा मंत्री दोनों ही निकल पड़ते हैं।
वह दोनों चलते चलते जल्दी ही उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं इस तालाब के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। आप अपना ख्याल रखना और याद रखना कि आप कुंभल राज्य की स्वामी है। अच्छा मंत्री, अब मैं चलता हूँ। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। इतना बोलकर राजा तालाब के अंदर छलांग लगा देता है। तालाब में घुसते ही राजा एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। हे भगवान, ये मैं किस दुनिया में आ गया हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी हुई है। ये सारी बातें बोलते बोलते राजा अपनी यात्रा को जारी रखता है। वह चलते चलते एक महल के पास पहुंच जाता है। अरे, ये महल किसका हो सकता है? आसपास तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो, इसके अंदर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर राजा महल के अंदर घुस जाता है तो देखता है कि सामने टेबल पर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान तथा फल रखे हुए हैं। महल में तो कोई भी नहीं है, लेकिन पकवान देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई पकवान बनाकर गया है। अरे, है कोई यहाँ पर? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे भोजन दो। क्या कोई मेरी बात को सुन रहा है? राजा कई बार पुकारता है लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिलता। मुझे लगता है इस महल में कोई भी नहीं है। चलो, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेता हूँ। राजा तुरंत ही उस खाने को खाने लगता है। आह, आह, आह। अरे, ये किसकी कराहने की आवाज है? मुझे लगता है ये आवाज उस ओर से आ रही है। चलो, चलकर देखता हूँ। वह तुरंत ही उस ओर को जाकर देखता है तो सामने सिंहासन पर एक राजकुमार बैठा हुआ था, जिसका आधा शरीर पत्थर का हो चुका था और आधा शरीर सामान्य था। अरे, ये कौन है? इसका आधा शरीर तो पत्थर का है और आधा शरीर सामान्य है। आखिर ये कौन हो सकता है? आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारे महल में। परंतु मुझे क्षमा करना महाराज, मैं अपाहिज आपका स्वागत नहीं कर सका। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? महाराज, मैं भैरवगढ़ का राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरी ये दुर्दशा मेरी स्वयं की पत्नी ने ही की है। राजकुमार, मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारी ये हालत कैसे कर दी? महाराज, ये बात तब की है जब मैं अपने मित्र राजवीर के साथ शिकार पर गया हुआ था। मित्र, आज तो हमें इतना बढ़िया शिकार मिला है, इससे तो हमें 4-5 दिन तक शिकार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ राजकुमार, आप एकदम उचित कह रहे हैं। वैसे आज तो मैं कितना थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है। मित्र, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, हमें कहीं ना कहीं पानी अवश्य मिल जाएगा। दोनों मित्र चलते चलते जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। मित्र, तुम यहीं पर रुको, मैं उस झोपड़ी से जल मांग कर लाता हूँ। राजकुमार तुरंत ही उस झोपड़ी के पास पहुंचता है। अरे, कोई है झोपड़ी के अंदर? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। क्या कोई मेरी बात को सुन रहा है?
राजकुमार की यह बात सुनकर झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी महिला तथा एक सुंदर युवती बाहर आती है। कौन हो तुम और तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? माताजी, मैं भैरवगढ़ का राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरा मित्र प्यास से तड़प रहा है। यदि उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। मैंने इस पूरे जंगल में देख लिया, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। यदि आप थोड़ा सा पानी दे देती तो मैं मेरे मित्र के प्राणों की रक्षा कर पाता। मैं तुम्हें पानी तो पिला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं आपकी प्रत्येक शर्त को मानूंगा। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी पुत्री रत्नमाला से विवाह करना होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मेरे मित्र को जल नहीं मिला तो उसके प्राण भी जा सकते हैं, और मैं भला किसी अनजान लड़की से विवाह कैसे कर सकता हूं? क्या हुआ राजकुमार, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मुझे जल्दी से जल दे दीजिए। राजकुमार की यह बात सुनकर वह बूढ़ी महिला अपने जादू से एक पानी का भरा हुआ मटका प्रकट करती है। यह लो राजकुमार, तुम इस घड़े को ले जा सकते हो। राजकुमार तुरंत ही उस घड़े को लेकर जाता है और अपने मित्र को जल पिलाकर खुद भी थोड़ा सा जल पीता है। मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज तुम नहीं होते तो शायद मैं जीवित नहीं होता। फिर बड़े ही धूमधाम से राजकुमार का विवाह जादूगरनी की बेटी के साथ हो जाता है। महारानी जी, आखिर क्या बात है? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? आखिर तुम्हें क्या समस्या है? तुम मुझे बताओ। नहीं नहीं राजकुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो वह जादूगरनी की बेटी चुपचाप उठती है और वहां से चल पड़ती है। अरे, ये इतनी रात्रि में कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। आखिर ये किससे मिलने के लिए इतने घने जंगल के बीच आई है? तभी राजकुमार देखता है कि वह जादूगरनी की बेटी राजकुमार के मित्र से ही मिल रही है। यह देखकर राजकुमार हैरान ही रह जाता है। अरे, ये तो मेरा मित्र राजवीर है। तो इसका मतलब मेरी पत्नी मेरे ही मित्र के साथ यहाँ छुप छुप कर मिल रही है। मैं इन दुष्टों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे दुष्ट, नमक हराम, मैंने तुझे अपने भाई की तरह प्रेम किया और तूने मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। आज मुझे समझ आया कि तू एकदम से इतनी बदल कैसी गई। आज मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही राजकुमार अपनी तलवार को हाथ में ले अपने मित्र की तरफ बढ़ता है।
तभी वह जादूगरनी की बेटी अपने जादू से राजकुमार का आधा शरीर पत्थर का बना देती है। अरे दुष्ट राजकुमार, तू मेरे रहते हुए मेरे प्यार को खत्म करेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं प्रिय, तुम इसे इतनी आसान मौत मत दो। इसने मुझे एक एक चीज के लिए तरसाया है। अपने आप को एक महान राजा बताता था। आज से मैं राजा बनूंगा और तुम मेरी रानी। हम रोज इसके शरीर पर गर्म लोहे की छड़ी लगाकर आनंदित होंगे। तुम इस पूरे राज्य को एक तालाब के भीतर समाहित कर दो और इस राज्य की सारी प्रजा को मछलियां बना दो। ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इतना बोलकर वह जादूगरनी की बेटी पूरे राज्य को एक तालाब के अंदर समाहित कर देती है। बेचारा राजकुमार आधे शरीर से निर्जीव होकर सिंहासन पर बैठा रहता है। तब से लेकर आज तक मैं इसी स्थान पर निर्जीव होकर पड़ा हुआ हूँ। वो दोनों रोज आकर मेरे शरीर पर गर्म लोहे की छड़ी से मेरे शरीर को जलाते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा का हृदय पिघल जाता है। नहीं नहीं राजकुमार, तुम दुखी ना हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि वो दोनों दुष्ट कहाँ पर है। महाराज, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभी कुछ ही देर में वो दोनों मुझे कष्ट देने के लिए यहाँ आएंगे। आप उन दोनों का पीछा कर पता लगा लेना कि वो दोनों कहाँ पर रहते हैं। आप जल्दी से यहाँ से दूर जाकर छिप जाइए। कहीं उन दोनों ने आपको देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा दूर एक खंभे के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी वह दोनों वहां पर आ जाते हैं। राजकुमार, मैं तुम्हें इतने दिनों से कष्ट दे रहा हूँ। अब तुम्हारे ये कष्ट मुझसे देख ही नहीं जा रहे। इसीलिए आज हमने निश्चय किया है कि आपको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। राजा जल्दी ही अपनी तलवार को हाथ में लेकर पीछे से उन दोनों पर वार करता है। एक ही वार में दोनों का सिर काट देता है। उस जादूगरनी के मरते ही राजकुमार पूरी तरह सुस्त हो जाता है। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जीवित नहीं होता। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार राजा ने अपनी सूझबूझ से राजकुमार तथा उसके राज्य की रक्षा की और प्रसन्न मुख अपने राज्य की ओर लौट गया।